गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा सभी। तो बेटा पिछली क्लास में हमने 16वां जो चैप्टर है अपना पाचन व अवशोषण जो है ये स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो हमारी आहार नाल है उस आहार नाल के हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें पहला जो भाग था वो था मुख व मुखगुहा और दूसरा जो भाग था हमने ग्रास नाल जो है ये अपना कंप्लीट हो गया था बेटा। ठीक है बेटा, अब हम तीसरा जो पार्ट लेते हैं आहार नाल का वो आता है आमाशय। आहार नाल का तीसरा भाग आमाशय। देखिए बेटा आमाशय क्या है कि ये जो अपनी ग्रास नाल है, ये वाली जो ग्रास नाल है, इस ग्रास नाल का अंतिम सिरा एक फूली हुई संरचना में आकर खुलता है। जो अपनी ग्रास नाल है, इस ग्रास नाल का अंतिम सिरा एक फूली हुई संरचना में आकर खुलता है और ये फूली हुई जो संरचना है ये क्या कहलाती है? आमाशय कहलाती है। ठीक है बेटा, अब आमाशय के 3 भाग होते हैं। एक तो आता है इसका जठरागम। जठरागम क्या है कि आमाशय का वह भाग जो ग्रास नाल से जुड़ा रहता है, आमाशय का वह भाग जो ग्रास नाल से जुड़ा रहता है वो जठरागम कहलाता है। दूसरा भाग इसका आता है फंडस। फंडस जो है ये आमाशय का फूला हुआ जो भाग है, ये वाला जो भाग है फूला हुआ, ये भाग क्या कहलाता है बेटा? फंडस कहलाता है। और तीसरा भाग आता है इसका जठर निर्गम। जठर निर्गम, और जठर निर्गम आमाशय का वह भाग है जो ग्रहणी से जुड़ा रहता है। ये वाला जो भाग है ये ग्रहणी है, इस ग्रहणी से जो आमाशय का भाग जुड़ता है वो कहलाता है जठर निर्गम। यानी आमाशय जो है उसके 3 भाग हो गए। सबसे ऊपर वाला भाग जठरागम हो गया, मध्य का फूला हुआ भाग फंडस हो गया और सबसे अंतिम भाग जो ग्रहणी से जुड़ा है वो जठर निर्गम कहलाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा आमाशय जो है इसकी आंतरिक भित्ति पर लाखों की संख्या में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय जो है इसकी आंतरिक भित्ति पर लाखों की संख्या में जठर ग्रंथियां मिलती हैं और ये जठर ग्रंथियां जो हैं ये जठर रस का स्राव करती हैं। ये जठर ग्रंथियां जो हैं ये किसका स्राव कर रही हैं बेटा? जठर रस जो है उसका स्राव करती हैं। ठीक बेटा, अब जो जठर रस है उसमें हमें देखना है कि जठर रस में क्या क्या होता है। देखिए बेटा जठर रस जो है इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है श्लेष्म। जठर रस जो है इसमें श्लेष्म भी उपस्थित होता है। ठीक बेटा, दूसरा जो है इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जठर रस में पाया जाता है। तीसरा जो है जठर रस में पेप्सी नोजन नामक एंजाइम जो है ये भी पाया जाता है जठर रस में। चौथा जो है जठर रस में पाया जाता है जठरीय लाइपेज। क्या मिलता है बेटा? जठरीय लाइपेज। और 5 नंबर पर है जठर रस में रेनिन। ये एंजाइम जो है ये जठर रस में पाए जाते हैं। जठर रस क्या है? जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। जठर ग्रंथियां क्या हैं कि आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है, इस आंतरिक भित्ति पर लाखों की संख्या में जठर ग्रंथियां होती हैं और ये जठर ग्रंथियां जो है ये जठर रस का स्राव करती हैं। और जठर रस में क्या क्या है बेटा? एक तो क्या है? श्लेष्म है, HCl है, पेप्सिनोजन है, जठरीय लाइपेज है और रेनिन है। ये घटक होते हैं किसके? जठरीय रस के घटक हैं ये। अब हमें ये देखना है कि ये जो घटक हैं इनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक बेटा, सबसे पहले हम श्लेष्म की बात करें। देखिए बेटा श्लेष्म जो है
ये अमाशय की जो आंतरिक भित्ति है, इस आंतरिक भित्ति पर श्लेष्म की एक मोटी परत बना लेता है। ये श्लेष्म जो है, जो चिकना पदार्थ होता है, ये क्या करता है, अमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है उस पर एक मोटी परत बना लेता है, जो HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाती है, क्योंकि HCl अम्ल है जो अमाशय की भित्ति को क्षतिग्रस्त कर सकता है। अतः श्लेष्म क्या करेगा कि अमाशय की आंतरिक भित्ति पर एक परत बना देगा मोटी, जिसके कारण HCl अमाशय की भित्ति पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है बेटा, ये श्लेष्म का कार्य हो गया। दूसरा है HCl। अब देखिए बेटा, HCl जो है इसके क्या कार्य होते हैं। HCl का पहला कार्य है, ये भोजन में उपस्थित जो कीटाणु हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। भोजन में उपस्थित जो कीटाणु हैं उनको नष्ट करने का कार्य करेगा। दूसरा, HCl अम्ल है, इसलिए ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा HCl। ठीक है। तीसरा HCl का कार्य है, ये भोजन को गलाने का कार्य भी करता है। भाई अम्ल है तो भोजन को गलाएगा भी, भोजन में उपस्थित रोग कारक जो जीव हैं, कीटाणु हैं, उनको नष्ट करेगा और अम्लीय माध्यम भोजन को ये प्रदान करेगा। ठीक है। एक और कार्य है इसका कि HCl जो है ये पेप्सिनोजन जो अक्रिय अवस्था में होता है। पेप्सिनोजन कैसी अवस्था में है, अक्रिय अवस्था में, और ये पेप्सिनोजन HCl के संपर्क में आने पर सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन तो कैसा है, सक्रिय है, और पेप्सिनोजन क्या है, निष्क्रिय है, यानी अक्रिय है। यानी HCl का एक कार्य और हो गया कि ये अक्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य भी करता है। ठीक है बेटा, तो HCl के क्या क्या कार्य होगी भाई, देखो। पहला, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करेगा। दूसरा, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। तीसरा, भोजन को गलाने का कार्य करेगा, और अक्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। ठीक है बेटा, यहां तक। अब अगला आता है पेप्सिनोजन। भाई श्लेष्म हो गया, HCl हो गया, अब अगला क्या है अपना, पेप्सिनोजन। देखिए बेटा, पेप्सिनोजन जो है ये HCl के संपर्क में आकर किस में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। अब ये पेप्सिन जो है ये क्या करेगा, अब प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा बेटा, प्रोटीन का पाचन करेगा, और प्रोटीन को प्रोटियोज व पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देगा, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदल देता है। देखिए बेटा, पेप्सिनोजन जो है ये अक्रिय था, जो HCl के संपर्क में आकर क्या हो गया, सक्रिय हो गया। सक्रिय पेप्सिन क्या करेगा अब प्रोटीन का पाचन करेगा, और प्रोटीन जो है उसको किस में बदल देगा बेटा, ये याद रखना है कि आगे भी आएगा, ये प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है बेटा, तो पेप्सिनोजन का कार्य क्या हो गया, पहले पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलेगा, और फिर पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर उसे प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक बेटा, अब क्या बच गया अपना, जठरीय लाइपेज। देखिए बेटा, जठरीय लाइपेज जो है ये क्या करता है कि ये जो वसा होती है, भाई भोजन में जो वसा होती है, उस वसा को किस में बदलेगा, वसीय अम्ल में। उस वसा को किस में बदलेगा बेटा, वसीय अम्ल में,
और ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करेगा। जठरीय लाइपेज वसा जो है इसको किस में बदलेगा बेटा? वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। ठीक है बेटा। अब क्या बच गया अपना लास्ट? रेनिन। देखिए बेटा, रेनिन जो है, सबसे पहली बात रेनिन की जो विशेषता है कि ये नवजात जो शिशु होते हैं उनके ही जठर रस में पाया जाता है। नवजात जो शिशु होते हैं उनके ही जठर रस में रेनिन मिलता है। और रेनिन का कार्य है कि ये दुग्ध का पाचन करता है। नवजात शिशु जो 6 माह तक दुग्ध ही पीते हैं उनमें दुग्ध का पाचन रेनिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये हो गया अपना जठर रस। जठर रस जो है उसमें क्या क्या उपस्थित है? HCl नहीं, श्लेष्म है, HCl है, पेप्सिनोजन है, जठरीय लाइपेज है और क्या है बेटा? रेनिन। ये सभी कहाँ उपस्थित हैं? जठर रस में। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? जठर ग्रंथियों से। जठर ग्रंथियां कहाँ हैं? आमाशय की आंतरिक भित्ति पर लाखों की संख्या में ये उपस्थित होती हैं। और आमाशय क्या है कि ग्रास नाल का अंतिम भाग जो एक फूली हुई थैले समान संरचना में खुलता है, आमाशय कहलाया। इसका अग्रभाग जठरागम, फूला हुआ मध्य भाग फंडस और अंतिम भाग क्या कहलाता है बेटा? जठर निर्गम कहलाता है। तो जठर रस हो गया अपना, और उसमें उपस्थित जो भी घटक थे उनके हमने सभी कार्य भी पढ़ लिए हैं बेटा। ठीक है बेटा। तो हमारा जो आमाशय है ये पूरा कंप्लीट हो गया है बेटा। ठीक है बेटा। अब इसको मिटा देते हैं और अगला पार्ट लेते हैं आहार नाल का। सर्दियों में बेटा ये इंक भी जो है बोर्ड पे चिपक जाती है, और सर्दी भी अच्छी हो रही है। सर्दी से भी बचाव करना है अपने को, और अपनी पढ़ाई जो है ये भी अपने को कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि बेटा हम 11th को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन 12th जो होती है ये पूरी जो है 11th बेस पर होती है। यानी 11th 12th में अगर कोई चीज़ ऐसी आती है भाई, जैसे पूछ लिया कि भाई जठर ग्रंथियां हैं, अब ये वहाँ पर जठर ग्रंथियों के बारे में थोड़ी आपको बताया जाएगा, तो इसको हल्के में नहीं लेना है अपने को, अच्छे से इसको पढ़ना है अपने को। ठीक है बेटा। तो अगला जो पार्ट है आहार नाल का वो नंबर 4 पर लेते हैं छोटी आंत्र। छोटी आंत्र, देख बेटा, छोटी आंत्र आमाशय जो है उसका अंतिम सिरा जो एक लंबी कुंडलित संरचना में खुलता है, जैसे आगे जाकर ये कुंडलित हो जाती है, लंबी कुंडलित संरचना में खुलता है। तो ये लंबी कुंडलित जो संरचना है ये छोटी आंत्र कहलाती है। और छोटी आंत्र जो है इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग इसका होता है ग्रहणी, दूसरा भाग होता है अग्र क्षुद्रांत्र, अग्र क्षुद्रांत्र, और तीसरा जो भाग है इसका वो होता है क्षुद्रांत्र। ये 3 भाग होते हैं बेटा छोटी आंत्र के। पहला भाग क्या है? ग्रहणी, दूसरा भाग है अग्र क्षुद्रांत्र, और तीसरा भाग होता है क्षुद्रांत्र। तो हम सबसे पहले जैसे ही आमाशय खत्म होता है ये वाला जो भाग आता है, ये भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी है। तो हम सबसे पहले आज ग्रहणी के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रहणी क्या है। ग्रहणी जो है ये छोटी आंत्र का सबसे पहला भाग है जो किससे जुड़ा हुआ होता है? आमाशय जो है उससे ये जुड़ा रहता है। ठीक बेटा।
ग्रहणी जो है, यहां पर देखना बेटा, ग्रहणी जो है इसके पास दो ग्रंथियां हैं, एक अग्नाशय ग्रंथि है और एक यकृत ग्रंथि होती है। ग्रहणी जो है इसके पास दो ग्रंथियां हैं, एक तो यकृत ग्रंथि है और दूसरी जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय ग्रंथि है। ये दो ग्रंथियां जो हैं ये ग्रहणी के पास स्थित होती हैं। सबसे पहले हम यकृत ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं कि यकृत ग्रंथि क्या है। देखिए बेटा, यकृत ग्रंथि जो है ये शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कि भाई सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तब भी यही आएगा, यकृत ही है। और सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब भी क्या आता है इसमें? यकृत ही आता है। ठीक है बेटा, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत की जो सेल्स होती हैं, ये पित्त रस का स्राव करती हैं। यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं ये पित्त रस का निर्माण करती हैं और इस पित्त रस को यकृत में उपस्थित पित्ताशय में संचित कर दिया जाता है। इसके अंदर देखिए जो ग्रीन भाग है ये क्या है? पित्ताशय, और ये जो रेड है ये पूरा यकृत है। और यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं ये पित्तरस जो है उसका संश्लेषण करती हैं और इस पित्तरस को कहां संचित किया जाता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय से एक वाहिनी निकलती है, एक पित्त वाहिनी बोलते हैं जिसे, और ये पित्त वाहिनी इस पित्तरस को ग्रहणी में छोड़ती है। देखिए पित्तरस है और इससे पित्त वाहिनी निकलती है और ये पित्त वाहिनी पित्तरस को कहां छोड़ेगी बेटा? ग्रहणी जो है उसमें छोड़ देती है। तो यकृत की कोशिकाएं पित्तरस बनाएंगी जिसे पित्ताशय में संचित किया जाएगा और पित्ताशय जो पित्त वाहिनी निकलती है वो पित्त वाहिनी पित्त रस को कहां छोड़ेगी? इस मुड़े हुए भाग यानी ग्रहणी में छोड़ने का कार्य करती है। ठीक है बेटा, अब पित्तरस जो होता है, इस पित्तरस में क्या क्या उपस्थित होता है ये देखना है अपने को कि जो पित्तरस है इसमें क्या क्या उपस्थित होता है। पित्तरस में नंबर 1 पर उपस्थित होता है पित्त लवण। इसमें पित्त लवण उपस्थित होते हैं। दूसरा इसमें उपस्थित होते हैं पित्त वर्णक, इसमें उपस्थित होते हैं। और पित्त वर्णक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन होता है, और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये 2 पित्त वर्णक जो हैं ये पित्तरस में पाए जाते हैं। पित्तरस जो है इसमें क्या क्या उपस्थित है? पित्त लवण और पित्त वर्णक। पित्त वर्णक कौन से हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं। ठीक बेटा, अब आता है जो पित्तरस है इसके कार्य क्या है? पित्तरस जो है उसके कार्य क्या होते हैं? पित्तरस का पहला कार्य है भोजन को क्षारीय, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना। ये भोजन को क्या करेगा बेटा? क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, क्योंकि अमाशय में HCl ने भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान किया था। यहां पर पित्तरस जो है उसमें उपस्थित जो पित्त लवण है ये भोजन को कौन सा माध्यम प्रदान करेंगे? क्षारीय माध्यम प्रदान करेंगे। ठीक है बेटा, दूसरा कार्य इसका कि पित्तरस जो है ये वसा का पायसीकरण करता है। वसा जो है उसका पायसीकरण यानी वसा को पीसने का कार्य करता है। वसा जो है उसके बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, यानी वसा का पायसीकरण या उसे पीसने का कार्य करता है। ये कार्य किसके हो गए बेटा?
पित्त रस जो है उसके कार्य हो गए। ठीक है बेटा, तो अपनी यकृत ग्रंथि जो है ये भी पूरी हो गई। यकृत ग्रंथि जो ग्रहणी के पास स्थित है, ठीक है, पित्तरस बनाती है, पित्ताशय में इकट्ठा किया जाता है, पित्तवाहिनी के द्वारा ग्रहणी में छोड़ा जाता है। पित्तरस में पित्त लवण, पित्त वर्णक उपस्थित हैं जो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करेंगे और वसा का पायसीकरण करते हैं। ठीक है बेटा, ये अपनी यकृत ग्रंथि जो है ये कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी ग्रंथि लेते हैं जो ग्रहणी के पास स्थित है, और वो कौन सी है बेटा? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि क्या कार्य करती है, इसको बेटा थोड़ा समझना भी है। ये साफ हो गया अपना। अब हम अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम पैंक्रियाज भी कहा जाता है, अग्नाशय या पैंक्रियाज ग्रंथि, ये वाली जो ग्रंथि, यकृत हमने पढ़ ली, अब क्या पढ़ेंगे बेटा? अग्नाशय ग्रंथि। देखिए बेटा, अग्नाशय ग्रंथि शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करती है और बाह्य स्रावी के रूप में भी कार्य करती है। अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करती है और बाह्य स्रावी के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, और इसी कारण अग्नाशय जो ग्रंथि है उसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि क्या कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि शरीर की बाकी जो ग्रंथियां होती हैं वो या तो अंतःस्रावी होती हैं या बाह्य स्रावी होती हैं, एक ही प्रकार की होती हैं, जबकि अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। इस चैप्टर में हम बाह्य स्रावी के बारे में बात करेंगे और अंतःस्रावी के बारे में जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें इसका अध्ययन करेंगे कि अंतःस्रावी क्या होती है और बाह्य स्रावी क्या होती है। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करती है। अग्नाशय ग्रंथि जो है इसके द्वारा अग्नाशयी रस का स्राव होता है। अग्नाशय ग्रंथि जो है ये किसका स्राव कर रही है बेटा? अग्नाशयी रस जो है उसका स्राव करती हैं, और इस अग्नाशयी रस को अग्नाशय वाहिनी द्वारा कहाँ छोड़ दिया जाएगा? वापस ग्रहणी में छोड़ दिया जाएगा। जैसे पित्त वाहिनी भी ग्रहणी में छोड़ दी थी पित्तरस को, उसी तरह अग्नाशय में बना जो अग्नाशय रस है उसको ये पित्त वाहिनी कहाँ छोड़ देगी बेटा? उसको ग्रहणी में छोड़ देती है। ठीक है बेटा, अब ये जो अग्नाशय रस है, इस अग्नाशय रस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम जो हैं ये उपस्थित होते हैं। अग्नाशयी रस जो है इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम जो हैं ये उपस्थित होते हैं जो भोजन का अपने अपने स्तर पर पाचन करते हैं। तो अग्नाशयी रस में कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं वो हमें एक एक करके देखना है और हमें इसको थोड़ा सा मेमोराइज भी करना है, क्योंकि बेटा ये चीज़ें फिक्स होती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ मेमोराइज ही कर सकते हैं, हमें याद ही रखना पड़ता है कि भाई ये चीज़ है, ये एंजाइम है, ये इसका पाचन करता है, ये उत्पाद बनता है। ठीक है बेटा, तो एक बार मैं इसको सबको मिटा देता हूँ। और अग्नाशयी रस में जो एंजाइम हैं उनको हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से एंजाइम हैं और वो भोजन के किस अंश का पाचन करते हैं। इसलिए मैं इसको थोड़ा से बड़ा है, इसलिए मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं। हम चाहेंगे कि एक बार में ही सारे एंजाइम जो हैं वो एक बार ही बोर्ड पर लिखे जाए, इसलिए मैं सबको मिटा देता हूं एक बार अच्छे से। अब देखिए बेटा, अग्नाशय जो है, अग्नाशय रस है, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ध्यान देना बेटा। एक सबसे पहला जो एंजाइम आता है वो है ट्रिप्सिनोजन, और दूसरा इसके साथ एक एंजाइम है
काइमोट्रिप्सिनोजन, दो एंजाइम हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन। और बेटा ये दोनों एंजाइम जो हैं ये अग्नाशय रस में अक्रिय अवस्था में होती हैं। कौन सी अवस्था में बेटा? अक्रिय अवस्था में होती हैं। कौन से? ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है। और इन एंजाइम जो है इनको सक्रिय करने का जो कार्य है वो एक विशेष एंजाइम द्वारा किया जाता है और उसे बोला जाता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है। क्या है बेटा? एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज क्या करेगा? इन दोनों को सक्रिय करेगा और सक्रिय करके किस में बदल देगा? ट्रिप्सिनोजन को तो बदल देगा ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल दिया? ट्रिप्सिन में। और काइमोट्रिप्सिनोजन को बदल देगा काइमोट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन को बेटा एक बार मिनट रुकना, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में और काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। यानी कहने का मतलब दोनों में नोजन अट जाता है। सीधी सी बात ये है, ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में और काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है और ये दोनों एंजाइम सक्रिय होते हैं। अक्रिय थे पहले, अब ये कैसी अवस्था में है? सक्रिय में। और सक्रिय में होंगे तो भोजन के किसी अंश का पाचन भी करेंगे। तो देखिए कौन से सक्रिय हुए थे? ट्रिप्सिन और दूसरा काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे? ये प्रोटियोज व पेप्टोन्स, प्रोटियोज और पेप्टोन्स, याद कीजिए बेटा ये अमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ था तब ये बने थे। और इस प्रोटियोज और पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो हैं ये बदल देते हैं डाई व ट्राई पेप्टाइड में। डाई व ट्राई पेप्टाइड में बदल देते हैं। तो प्रोटियोज और पेप्टोन्स का पाचन हुआ। किसने पाचन किया बेटा? ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन ने इसका पाचन किया और उसे डाई व ट्राई पेप्टाइड में परिवर्तित कर दिया। ठीक है बेटा, ये तो दो एंजाइम हो गए, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अगला लेते हैं बेटा। अगला जो एंजाइम है वो है जठरीय लाइपेज। नहीं, जठरीय लाइपेज तो हो गया, अग्नाशयी लाइपेज। ये भी अग्नाशय रस में पाया जाता है। जहां पर जठरीय लाइपेज था वहां पर, यहां पर क्या है? अग्नाशयी लाइपेज। और अग्नाशयी लाइपेज क्या करेगा? ये पाइसीकृत वसा को, पाइसीकृत वसा जो है, जो पितरस ने वसा का पाइसीकरण किया था तो पाइसीकृत वसा होगी, उस पाइसीकृत वसा को ये बदल देगा वसीय अम्ल में। वसीय अम्ल में व ग्लिसरोल में। ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है। पाइसीकृत वसा जो है उसको अग्नाशयी लाइपेज क्या करेगा बेटा? उसको किस में बदल देगा? वसीय अम्ल व ग्लिसरोल जो है उसमें परिवर्तित कर देता है।
ठीक है बेटा, ये तीसरा जो एंजाइम हो गया, पहला ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और अग्नाशयी लाइपेज। ठीक है बेटा, अगला लेते हैं अग्नाशयी एमाइलेज। अग्नाशयी एमाइलेज याद करो बेटा, लार ग्रंथि में भी एमाइलेज एंजाइम उपस्थित था और उसने क्या किया था, भोजन में उपस्थित स्टार्च जो है उसको किस में बदल दिया था, माल्टोज जो है उसमें परिवर्तित कर दिया था। तो अग्नाशयी लाइपेज जो होता है, अग्नाशयी एमाइलेज जो होता है, ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को किस में बदल देता है बेटा, माल्टोज जो है उसमें परिवर्तित कर देता है। ठीक है बेटा, ये कौन सा हो गया अपना, तीसरा अग्नाशयी एमाइलेज। अब चौथा जो एंजाइम है वो लेते हैं, और वो एंजाइम जो है वो है न्यूक्लियोटाइडेज। और न्यूक्लियोटाइडेज जो है इसका कार्य होता है कि वो डीएनए या आरएनए जो है उसको न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें बदल देता है। ये हो गया अपना चौथा एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज, जो अग्नाशयी रस में पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा बेटा, ये डीएनए व आरएनए जो है उसको न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित कर देता है। तो ये 5 एंजाइम, जिसमें 2 तो ये है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, दूसरा है अग्नाशयी लाइपेज, अग्नाशयी एमाइलेज और न्यूक्लियोटाइडेज। ये एंजाइम जो हैं ये अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं, जो भोजन का पाचन करते हैं। कैसे करेंगे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन अक्रिय अवस्था में है, सक्रिय करेगा एंटेरोकाइनेज, किस में बदल देगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन क्या करेंगे, प्रोटियोज और पेप्टोन्स को डाई व ट्राईपेप्टाइड में बदल देते हैं। उसके बाद जो अग्नाशयी लाइपेज है ये पाइसीकृत वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरोल में बदल देता है। अग्नाशयी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और न्यूक्लियोटाइडेज डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, एक तो अमाशय पढ़ा कि अमाशय क्या है, और अमाशय में जो जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर रस जो है उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं, उनके कार्य क्या हैं। फिर उसके बाद हमने छोटी आंत ली। छोटी आंत का पहला भाग हमने ग्रहणी लिया। ग्रहणी में हमने यकृत ग्रंथि पढ़ी, और कौन सी पढ़ी, अग्नाशय ग्रंथि। तो ग्रहणी जो है ये अपनी कंप्लीट हो गई, और कल जो है वो हम पढ़ेंगे अग्र क्षुद्रांत। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।